ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक बार पिछला मतलब कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन तक पढ़ चुके थे लोग, लगभग लगभग यहाँ तक ये चीज़ पूरी हो चुकी थी और इसका वीडियो भी डाल दिए हैं। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा या इसके आगे तो उसको थोड़ा सा उसके लास्ट का उस वीडियो में जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको देख लेना होगा, तो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें और पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं? जिसका जो सरफेस है, जिसका जो सतह है वो एकदम एक तल में होता है। दो प्रकार की वस्तु होती है, मैंने पिछला क्लास में बताया था। एक वस्तु हो सकती है जो कि एक तल में हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक तल में ना हो। एक तल में कैसी वस्तुएं होती हैं? जैसे कि एक पेज है, एक पेज एक तल में होता है। एक वृत्त है तो एक वृत्त जो है वो एक तल में होता है। तो ये सब एक तलीय वस्तु हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि घनाभ बना दिए, तो घनाभ में 6 इसमें जो सतह हैं सरफेस वो सारे एक तल में नहीं हैं बल्कि 6 अलग अलग तल में हैं। तो ये तल होता है। तल को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तल का मतलब एक ही प्लेन में आ जाना ये चाहिए, सीधे सपाट प्लेन में। जैसे ज़मीन होता है उसको तल बोलते हैं, यानी कि प्लेन। तल को ही इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। तो इस चीज़ को हमको समझ में आना चाहिए कि प्लेन क्या होता है या तल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है? जो प्लेन मिरर होता है ये एक तलीय वस्तु होता है, ठीक है, एक तल में रहता है। प्लेन का स्पेलिंग से गलती था, उसको सही कर लेना। प्लेन कैसा होता है? PLAIN ना, ये प्लेन होता है। हाँ, तो प्लेन के लिए वो दूसरा लिख दिए थे। तो ये प्लेन होता है जो कि एक तल में रहता है। तो ये जो प्रतिबिंब है, इसके प्रतिबिंब यानी कि इससे इमेज कैसे बनता है और इसका क्या क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, समतल दर्पण के बारे में। तो इसको समझते हैं कि समतल दर्पण पहले होता क्या है। तो जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण एक सीधा दर्पण रहेगा जिसका हम लोग यूज करते हैं घर पे। जो घर पे यूज करते हैं वो जनरली क्या होता है? प्लेन मिरर होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। अब इस प्लेन मिरर की क्या क्या खूबी होती है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो प्लेन मिरर क्या होता है? एक ऐसा सरफेस है जिस पे अगर लाइट पड़ता है तो वो क्या करेगा? अधिकांश लाइट को परावर्तित कर देगा। हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था कि जब भी किसी वस्तु पर लाइट पड़ता है तो उसका 3 चीज़ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? कुछ लाइट परावर्तित हो जाएगा, कुछ लाइट वो वस्तु ही ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ लाइट पार भी हो जाता है। लेकिन प्लेन मिरर जिस प्रकार से हम लोग बनाएंगे उसका मतलब ही क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि 1000 किरण आती है तो 1000 में से 950 किरण तो वापस चली जाएगी। हो सकता है 2 किरण इसी में फंस के रह जाए और 3 किरण पास हो जाए। दर्पण से हमारा तात्पर्य यह होता है, हम चाहते इस प्रकार से हैं दर्पण में, इसीलिए पीछे अच्छे से इसको बोलते हैं कि ब्लैक किया जाता है, ब्लैकिश सरफेस या कलई बोलते हैं हिंदी में, ताकि इसमें से कोई लाइट पास न करे, सारा लाइट वापस आ जाए, तभी जाके हमारा चेहरा क्या हो सकता है? दिख सकता है। अगर कोई वस्तु ऐसा हो जिस पे लाइट गया और वो वापस ही ना आया तो हमें दिखेगा नहीं। यहाँ पे आदमी खड़ा है, इसके चेहरे पे कहीं से लाइट आया था, वही लाइट दर्पण पे गया और वो लाइट वापस आके इसके आँख में गया, तभी जाके इसका चेहरा पीछे जो बना हुआ है वो दिख रहा था इसको, वरना इसको अपना चेहरा पीछे का बना हुआ दिखता नहीं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है कि कोई दूसरा सरफेस है एकदम। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं ताकि ये कैसे होता है, कैसे इमेज बनता है। इमेज बनने के लिए यहाँ पे एक दर्पण है, एक दर्पण है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो अपना शक्ल देखना चाहता है आईना में। ऊपर से कोई लाइट का सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है। यही लाइट इसके चेहरा पे पड़ के चेहरा से रिफ्लेक्ट होके दर्पण पे गया था, इधर में इसके चेहरा से दर्पण पे गया था। बहुत सारा ये लाइट सोख भी लिया होगा या बहुत चीज़ ये कर लिया होगा, लेकिन ये दोबारा इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इसके आँख में गया, इसीलिए इसका चेहरा इसको दिख रहा है दर्पण में। इसका अपना ही लाइट जिससे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वही दिख रहा है, नहीं तो दिखता ही नहीं। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या?
नहीं नहीं है। ठीक है, अब एक 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 लाइन से समझते हैं कि जो इमेज बनता है वो इमेज होता कैसा है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक एक करके लाइन से समझने का कोशिश करते हैं। देखो लोग, यहाँ पे मान लिया कि एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के बगल में यहाँ पे हम एक कोई वस्तु है जिसको कि हम लोग बिंब बोल सकते हैं, अथवा इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इस बिंब का या ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इस दर्पण में, कैसे बनता है वो इमेज, इसको हम लोग समझना चाहते हैं यहाँ पे कि कैसे इमेज बनता है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बिंब है तो बिंब से कहीं से इसको लाइट मिला होगा। अपना लाइट तो होता नहीं है हर चीज़ के पास। हमारे शरीर में अपना लाइट होता है क्या? हमको दूसरा कोई देख पाता है? क्यों देख पाता है? क्योंकि हमारे शरीर से लाइट निकल रहा है। शरीर से अपना लाइट नहीं निकलता है, बल्कि बाहर कोई लाइट सोर्स होता है, उसका लाइट हमारे शरीर पे पड़ता है, तो हमारा शरीर उसी लाइट को कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि दूसरे के आंखों में जाता है, तब वो व्यक्ति हमको देख पाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर लाइट पैदा कर रहा है, अपना लाइट पैदा करता नहीं है, बल्कि जो बाहर से या तो सूर्य का प्रकाश हो गया या फिर बल्ब का प्रकाश हो गया, उस लाइट को छोड़ता है तो दूसरा कोई देख पाता है। ऐसे इसका चक्र चलता है। तो ये बिंब लिख दिए, ऑब्जेक्ट लिख दिए, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इससे लाइट निकल रहा है, लेकिन इससे लाइट निकलने का मतलब इतना ही है कि ठीक है इसके पास कहीं और से लाइट आया होगा। तो इससे अगर लाइट निकला तो यहाँ पे ऐसे लाइट गया, एक बिंदु से बहुत सारा लाइट निकलेगा, जरूरी नहीं है कि एक ही लाइट निकले। तो एक ऐसे लाइट निकला तो ये तो इसी पे वापस आ जाएगा ना। अगर 90 डिग्री पे जाएगा तो अगर समतल दर्पण है, समतल दर्पण में अगर कोई लाइट 90 डिग्री पे ही इंसिडेंट हो जाए तो रिफ्लेक्ट भी कितना पे हो जाएगी? ऐसे ही हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? बताओ लोग, कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं है। तो क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं यहाँ पे कि इसका आपतित कोण कितना होगा, आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इस केस में? तुम बताओ रिशु, कितना होगा आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस? इस वाले फिगर में आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जब लाइट सीधे 90 डिग्री पे दर्पण पे जाके गिरता है, तो मिरर पे? तुम बताओ प्रियंका। 90। तुम बताओ प्रिंस। 90 डिग्री। गलत। एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपतन कोण 90 डिग्री नहीं होगा, समझना लोग। ऊपर में ही क्या हम लोग कैसे पढ़े थे, क्या होगा? ऊपर में हम लोग क्या पढ़े थे? आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? आपतन कोण किसको बोलते हैं? जो इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण। यहाँ पे हम लोग पिछले में ही पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण क्या होता है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि मान लेते हैं ये एक मिरर हो गया, इस पे लाइट आया और ऐसे गया, तो ये होता है आई, होता है ना, और ये होता है आर। तो जो नॉर्मल है यानी कि जो लंब है, और जो इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण ए बी, आपतित किरण और जो लंब है ओ बी, उसी के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना। तो अगर यही आई मुड़ते मुड़ते यहाँ पर आ जाए तो अब बताओ कितना हो जाएगा कोण, आई का वैल्यू? अगर सीधे गिर जाए लाइट तो 0 होगा। तो जब भी एग्जाम में अगर ऐसा फोटो देखे तुम लोग से पूछ देगा कि कितना कोण बना आपतन कोण, तो 90 बोल दोगे? नहीं, 0। और फिर एंगल परावर्तन कोण कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 0 ही होगा, क्योंकि दोनों तो होता तो बराबर ही है और दिख भी रहा है, क्योंकि उसमें भी एंगल इसी दोनों का बात होता है। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए फोटो से कि क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई है, धीरे 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 आके लंब में ही चिपक गया। जो आपतित किरण है इधर 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 घूमते आई, कहीं चलो 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 हम लंब में ही आके मिल गए, तो एंगल धीरे 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 0 हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट इसमें?
तो ये स्पेशल फिगर है, इसको याद रखना है। तो ये मैं यहाँ पे ये दिखा रहा था कि जैसे ही इस पे लाइट आया तो ये वापस इधर चला गया, ठीक है। दूसरा और भी इस पे लाइट परावर्तित होगा। एक बिंदु से कितना लाइट निकलता है? अनंत लाइट निकलता है, पता है ना? अनंत किरण निकलेगा, ऐसा थोड़ी है कि एक किरण निकलेगा, अनंत रे ऑफ लाइट निकलेगा। तो यहाँ से वापस गया, एक और हम लाइट सोर्स बना लेते हैं, यहाँ से एक और रे बना लेते हैं जो कि यहाँ पे आया और वापस चला गया। तो इसमें तो 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन था, जैसे कि ये ए हो गया, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो ऊपर वाला जो ए बी है उसमें 0 डिग्री था, इसमें कुछ अपना आई और आर है, जो भी होगा अपना छोड़ देते हैं, मतलब नहीं है उससे। अब हमको बाहर में क्या दिखेगा? अपने को ये दिखेगा ना, जब हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, कि ये जो लाइट है ए बी वाला, ये कहीं पीछे बहुत दूर से आ रही है, आ रही होगी कि नहीं? ऐसा लगेगा हमको। जब दर्पण के सामने देखेंगे तो क्या लगेगा? ये बहुत दूर से आ रही है, क्योंकि ये वापस हो गया है ना, लगेगा ना। और दूसरा वाला में क्या लगेगा? दूसरा वाला में लगेगा कि जो इधर जा रहा है ये इधर कहीं से आ रहा है। इसको वापस एक्सटेंड करेंगे तो जो ये यहाँ पे निकल गया है, यहाँ से मुड़ने के बाद देखेंगे तो लगेगा कि ये भी कहीं पीछे से आ रहा है। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पे एक लाइन कट हुआ। ये अच्छा से फ़ोटो नहीं बना, फ़ोटो अच्छे से इसको बना लेते हैं, ताकि नहीं तो डाउट तुम लोगों को होगा कि ये क्या बन गया यहाँ पे। इसको फ़ोटो अच्छे से बना लेते हैं। ये कहीं दूर से, इतना दूर से आ रहा होगा, मान लेते हैं कि पीछे इसको ए डैश बोल देते हैं। ये ए बिंदु था, ये ए डैश बिंदु था। तो इस प्रकार से ये ऐसा बना, और यहाँ पे ये अपना सी था तो इसको सी रहने देते हैं। तो इस प्रकार से जो ये ए बिंदु है, ए, उसके करस्पॉन्डिंग कहाँ पे बिंदु बन गया? यहाँ पे बन गया ना। बिंदु का आरेख बनाने आना चाहिए। समतल दर्पण में बिंदु का आरेख कैसे बनता है? जब समतल दर्पण में ही नहीं बना पाएगा लोग, तो गोलीय दर्पण में भी नहीं बना पाएगा। मैंने कैसे बनाया, इसको एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन सीखना है। ध्यान देना लोग, फिर से बताते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दर्पण है। इस दर्पण में क्या करता है अपने को, एक यहाँ पे कोई बिंदु है, हम देखना चाहते हैं कि ये बिंदु का क्या होगा, इस बिंदु का क्या होगा। तो जो इस बिंदु है, अगर इससे बहुत सारा लाइट निकलेगी, बहुत सारा लाइट निकलेगा, सारा लाइट इधर जाके इधर हो जाएगा, इधर जाके इधर हो जाएगा, कुछ इसी पे से प्रवर्तित हो जाएगा। तो जब इसके वापस करेंगे ना, तो वापस में क्या होगा? पीछे में क्या दिखेगा हमको कि ये कहीं दूर से आ रहा था, ये भी कहीं दूर से आ रहा था, ये भी कहीं दूर से आ रहा था। ये पीछे से ऐसे निकलता हुआ दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा? तो अगर ये होगा ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश। इसको मान लेते हैं ओ। तो अपना जो ए होगा, ए ओ होगा, वही क्या होगा? ओ ए डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज़ हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे। आवाज़ देखना लोग, आवाज़ ना आए। तो समतल दर्पण द्वारा जो साइज बनता है, देखो ये वाला हम बताना, तीसरा लाइन यहाँ पे बता दिए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। यानी कि मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रहता है, जो उसका इमेज बनता है, वो भी मिरर से उतना ही दूरी पर रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु को दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। किसी वस्तु को दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उस वस्तु और उसके इमेज के बीच में कितना दूरी होगा? 2 मीटर। एक वस्तु दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है मिरर से, तो वस्तु और इमेज के बीच में कितना दूरी होगा? 4 मीटर होगा। 2 मीटर तो इधर रखा हुआ है और 2 मीटर पहले बन भी जाएगा, तो इन दोनों के बीच में आपस में कितना दूरी हो जाएगा? कुल 4 मीटर, 2 मीटर नहीं। समझ में आया बात ना? हाँ, दो आपस में, इन दोनों का आपस में जो दूरी बनेगा वो 4 मीटर का बन जाएगा, न कि 2 मीटर का बनेगा। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो ये अपना अंतिम वाला जो था यहाँ पे तीसरा नंबर कि दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितने दूरी पे ये रखा है, ये हो गया। और इसमें जो नियम दिया गया है कि प्रतिबिंब का साइज जो है वो बिंब के साइज के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना लोग।
इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई दर्पण है, इसके सामने अगर 5 मीटर का आदमी है तो ये सामने कितना मीटर का आदमी बनेगा? 5 मीटर का। 5 मीटर का कोई होता है क्या? होता नहीं है। 150 सेंटीमीटर बोल देते हैं, 150 सेंटीमीटर के आसपास आदमी रहता है। अगर कोई 150 सेंटीमीटर का आदमी है तो इधर भी कितना सेंटीमीटर का बनेगा? 150 सेंटीमीटर का। हाइट में कोई बदलाव नहीं आएगा, जितना इधर ऊंचाई उतना ही उधर ऊंचाई बनेगा, सेम ऊंचाई का बनेगा। इस चीज को याद रखना है। पता चल रहा है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि आसानी से देख सकता है लोग कि क्यों ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इमेज बना देते हैं, तो ये बिंदु और ये दो बिंदु हो गया, ए और बी। ए जितना दूरी पे होगा, ये इधर से जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे इधर में एक ए डैश बन जाएगा। बी जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी डैश बन जाएगा। फोटो बनाने तुम लोग सीख ही गया। ऐसे ऐसे करके दिखा भी सकता है कि वापस यहाँ से आ रहा होगा। ये यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे दिखा सकते हैं। इधर जा रहा है तो इसको पीछे से दिखा सकते हैं ऐसे। तो ये जो हाइट बना, जो ए बी का जो ऊंचाई होगा वही किसका ऊंचाई होगा? ए डैश बी डैश का। जितना हाइट उतना ही हाइट यहाँ पर भी बनेगा। ये दूसरा नियम हो गया। तो ये अभी अपने आप को याद रखना है कि साइज बराबर होता है। बराबर के साथ साथ पहला नियम जो सबसे पहला था वो था ये आभासी और सीधा होता है। सीधा होता है आभासी, मतलब कि अगर इसका मुंह ऊपर है तो इधर भी ये ऊपर ही बनेगा, ये सीधा हो गया। और आभासी का मतलब ये हुआ कि ये वास्तव में नहीं बनता है, बल्कि बना हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। कुछ चीज़ वास्तव में उसको बोलते हैं जो वास्तविक दुनिया में हो। ये वास्तविक दुनिया में नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया से अलग एक ऐसी दुनिया में फोटो बना हुआ है जिसमें हम जान नहीं सकते हैं। तुम घुस सकता है क्या ऐनक में? कोई ऐनक में घुस सकता है कि चलो जाके अपने आप को पकड़ लेते हैं? ऐसा होगा? नहीं होगा। इसलिए वो कैसा दुनिया है? आभासी दुनिया है। सिर्फ प्रतीत हो रहा है कि ऐनक का दुनिया है, लेकिन है नहीं। ठीक है? ऐसा किसी को भ्रम हो सकता है कि अच्छा, ऐसा भूल भुलैया रहता है। किसी देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो में कि आदमी जाके मिरर से टकरा जाता है। उन लोग को लगता है कि अच्छा मेरा रास्ता जो है ना उसी में से है, तो उसी में घुसने का कोशिश करता है और जाके किसी दर्पण से टकरा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में दुनिया वो है नहीं, सिर्फ होने का क्या कर रही है? भ्रम करा रही है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? आभासी। आभासी का मतलब होता है जो आभास होता है। ऐसा चीज़ से बच के रहना चाहिए हम लोग को, जो होता है नहीं लेकिन अपने होने का क्या कराता है? आभास कराता है। दुनिया में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो होता नहीं है, लेकिन अपने होने का बहुत आभास कराएगा कि हम हैं, लेकिन होता वो है नहीं। तो वैसे ही ये इमेज है यहाँ पे, आभासी प्रतिबिंब। वो वास्तव में नहीं होता है, सिर्फ आभास कराता है अपने होने का। तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे बिंब रखा होता है। एक इसका मतलब कौन समझाएगा कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज लेफ्ट में बन जाए तो मिरर में राइट में बनेगी। हाँ, वो चीज़ हो गया। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है, मतलब कि हम अगर देखेंगे उसमें जाके, तो हमारा जो लेफ्ट है वो राइट बन गया होगा, राइट लेफ्ट बन गया होगा। ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम दर्पण में एम्बुलेंस को लिखा हुआ देखते हैं तो कैसा दिखता है? उल्टा दिखने लग जाता है। किसके वजह से? क्योंकि इमेज जो होता है पार्श्व परिवर्तित बनता है। सब चीज़ बराबर था, सब चीज़ सीधा था, साइज भी बराबर था, सब चीज़ ठीक था, लेकिन एक चीज़ केवल उल्टा हुआ। क्या? पार्श्व परिवर्तित हो गया। जो लेफ्ट था वो राइट में दिखने लगा, जो राइट था वो लेफ्ट में दिखने लगा। तो ये हो गया जो समतल दर्पण प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो इसमें बताओ लोग। कोई डाउट है क्या? आभासी मतलब रियल ना? नहीं, वर्चुअल। आभासी मतलब वर्चुअल। रियल मतलब होता है वर्चुअल। रियल का हिंदी होता है वास्तविक, जो वास्तव में है। ठीक है, और आभासी का इंग्लिश होता है वर्चुअल। तो वर्चुअल और रियल होता है। वर्चुअल का मतलब आभासी और रियल का मतलब वास्तविक। ठीक है? ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में
कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर को समझने का कोशिश करते हैं लोग। ध्यान से देखना लोग कि स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना जो 10th क्लास का सब चैप्टर है उसमें प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर ये तुम लोग का 8वां 7वां क्लास के से था, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखा गया था, है नहीं। मैं जस्ट बता दिया क्योंकि पहले का था, उससे ताकि चीज़ें स्टार्ट हो जाए। वास्तव में जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है, अपना स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। स्फेयर जो कि गोला से आ रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे हम समझने का कोशिश करते हैं कि वो क्या होता है। स्फेरिकल मिरर उसको बोलते हैं। प्लेन मिरर क्या था, प्लेन मिरर में एक प्लेन था और उसमें से जो पीछे वाला प्लेन था उस पर हम लोग ब्लैक, या उसको इंग्लिश में कुछ नाम होता है, कलई हिंदी में होता है। इंग्लिश में क्या होता है प्रियंका उसका नाम? पीछे किसका? जो दर्पण के जो मिरर के पीछे जो ब्लैक ब्लैक किया रहता है उसका क्या टर्म होता है? अ, जो मिरर के पीछे लगा रहता है, पेंट। ठीक है, पेंट का बोल देते हैं। पेंट, जो पेंट किया रहता है, ठीक है, उसको हिंदी में कलई बोलते हैं लोग, कि काला काला किया रहता है, तो पेंट ही है एक प्रकार से। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। गोलीय दर्पण जब पढ़ेंगे तो इसमें किस चीज़ को हम लोग पेंट करेंगे, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं। दो तरह के, एक गोला है मान लेते हैं अपने पास, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे लोग कि कैसे गोलीय दर्पण बनता है। मान लेते हैं कि अपने पास एक गोला है, इस गोला को हम दो भागों में काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कट लगा देते हैं, इसमें 2 कट लगा दिए। यहाँ पे हम क्या किए, इधर वाला कट को लिए और इधर वाला कट को लिए। इधर वाला कट को यहाँ पे ऐसे बनाया मैं, और इधर वाला कट को यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया। अब मैं क्या किया कि पहला जो कट है ए और दूसरा कट है बी नाम दे दिया। ए कट में मैंने इस सरफेस को पेंट कर दिया और बी वाला कट में मैंने इस सरफेस को पेंट कर दिया। मतलब क्या हुआ, ए वाला में मैंने अंदर वाला सरफेस को पेंट किया था, जो सर्कल था, जो गोला था, स्फेयर था। ए वाले केस में मैंने क्या किया है कि उसके भीतर वाले सरफेस को पेंट किया है, और बी के केस में मैंने क्या किया है, जो गोला था उसके बाहर वाले सरफेस को पेंट किया है। और दोनों को पेंट करने से अलग अलग मिरर का निर्माण होगा, अलग अलग स्फेरिकल मिरर का, जिससे कि दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मैंने एक गोला लिया, उस गोले में से मैंने 2 भाग में काटा। पहले भाग में पहला जो कट है ए वाला पार्ट, उसमें मैंने गोले के भीतर वाले सतह पर पेंट कर दिया, और दूसरा में मैंने गोले के बाहर वाले सतह पर पेंट कर दिया। इससे क्या होता है कि अपने पास 2 अलग अलग प्रकार का दर्पण या गोलीय दर्पण बोलेंगे वो मिलता है अपने को। पहला जो दर्पण मिला जिसमें भीतर वाले सरफेस को पेंट किया गया है उसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल ना। हाँ, उत्तल, उल्टा हो गया। उत्तल दर्पण क्या बोलेंगे इसको? कहाँ गया ये? उत्तल दर्पण। हाँ, इसको बोलेंगे लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है अपना इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे जो बना इसका नाम होता है अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का अपने पास मिरर बन गया, यही यहाँ पे दिखाया गया है। यह है अपना अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, और यह है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इसमें ये फोटो तो एक ही जैसा दिख रहा है। गलत फोटो दिया गया है शायद किताब में से, चाहे गलत निकल गया होगा, इसको सुधार किया जाएगा। इसमें सरफेस तो एक ही तरफ किया, ये वाला तो ठीक है अवतल है, तो ये वाला भी तो अवतल जैसा ही दिख रहा है ना। दोनों अवतल ही है। दोनों अवतल ही है, तो इसमें ये गड़बड़ दिया है। यहाँ पे जो फोटो बनाए हैं ये ठीक है, इस पे ध्यान देंगे लोग। तो 2 अपने पास ये मिल गया दर्पण। अब इस दर्पण को हम लोग ध्यान से समझते हैं। कोई दोनों चीज़ को एक एक बार लेंगे और दोनों को समझने का कोशिश करेंगे लोग। ध्यान से देखना लोग इसको, ताकि जो जो अलग अलग इसमें टर्म आता है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे।
सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो चीज़ इसमें है, ध्रुव किसको कहते हैं, व्हाट इज ध्रुव, ठीक है। क्या होता है ध्रुव, पोल। दर्पण के पोल मध्य क्या होता बिंदु, है, इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं। क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव हाँ, कहते दर्पण के हैं। मध्य बिंदु को, यानी कि ये अपने पास अगर ये जो अपने पास क्या है, अगर ये अवतल दर्पण है कॉनकेव मिरर, तो इसके जो बीच वाला हिस्सा है इसको पी से बोलते हैं पोल। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे उत्तल दर्पण ले लेते हैं, तो इसके भी बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं। ये सिंपल इसमें चीज़ हो गया, समझ में आ गया ना। तो इसमें ये सिंपल सा अपना नियम हो गया। इसमें जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो अंदर में है, अवतल दर्पण में रिफ्लेक्टिव सरफेस भीतर की ओर होता है, उत्तल दर्पण में जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, जो परावर्तित करने वाला जो सरफेस है, वो बाहर की तरफ होता है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान से यहाँ पे रखेंगे। अभी चीज़ में यहाँ पे हम लोगों ने ध्रुव के बारे में पढ़ लिया कि पोल क्या होता है। तो जो दर्पण है उसके बीच का जो पोल कहाँ पे होता है, दर्पण पे होता है कि दर्पण के बाहर होता है। दर्पण के बाहर अंदर और उसके सतह पर। नहीं, पोल बाहर अंदर सतह पे कहाँ से हो गया, पोल सिर्फ और सिर्फ दर्पण के सतह पर ही होगा ना, बाहर अंदर थोड़ी। बुक में दिया था बाहर अंदर सतह पर। जो ध्रुव है वो क्या होगा, दर्पण के सतह पर होगा पोल, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि ध्रुव कहाँ होता है, दर्पण के बाहर, दर्पण के या गोला के अंदर, गोला के बाहर, या गोला पर। तो गोला पर ही होता है, यानी कि सतह पर ही होता है क्या चीज़, ध्रुव, ठीक है। बुक में तीनों दिया था भैया। नहीं, तीनों में से तो ऑप्शन कोई एक होगा ना, ध्रुव बाहर नहीं हो सकता है। नहीं, दिया था उसमें कि ध्रुव का हिस्सा था, ऑप्शन में था कि एक में था ना कि गोले के बाहर अंदर या उसकी किसी सतह पर, तो तीन वही हुआ था, गोले के अंदर बाहर या किसी नहीं नहीं सतह नहीं पर। नहीं, वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये को यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, यानी कि जो पोल है वो दर्पण के सतह पर होता है। सतह बाहर पर। भीतर कैसे हो जाएगा, अभी तो हम लोग पढ़े कि दर्पण के बीच में होता है, तो दर्पण के सतह पर ही होगा, ठीक है। गलती दिया होता। हाँ, आगे चलते हैं लोग और इसमें देखते हैं कि अगला इसमें क्या क्या चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सेंटर किसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र सेंटर, और रेडियस किसको बोलते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं। ये तीन चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग, ध्यान देना लोग। यहाँ पे अपने पास है अवतल दर्पण, ये हो गया अपने पास अवतल दर्पण। यहाँ पे अपने पास हो गया एक उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। लाइन दोनों पे खींच देते हैं। ये लाइन ऐसा है कि जो पोल से होके गुजर रहा है, ठीक है। इसके पोल से जो लाइन होके गुजरती है वो चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे कि वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी न किसी क्या होता है, गोले का हिस्सा होता है। ऐसा तो है नहीं कि आसमान से उतरा है, किसी न किसी बड़े गोले का हिस्सा होता है गोलीय दर्पण, होता है ना। ये गोला का हिस्सा होता है, मैं ये दिखाना चाह रहा था। इस गोले में क्या होता है, अगर मान लेते हैं ऊपर वाला क्या है, अवतल दर्पण है, पता चल रहा है ना, अवतल यानी कि कॉनकेव, और नीचे वाला क्या है, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर कहाँ पे होगा, बीच में होगा कि नहीं, हर गोला का केंद्र होता है ना, केंद्र। तो दोनों गोला का केंद्र होगा, उसी को हम लोग सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी, सेंटर, वक्रता केंद्र। तो अब गोला का केंद्र, केंद्र कहाँ पे होता है, गोला पर होता है कि गोला के भीतर की गोला के बाहर, गोला के अंदर। गोला के अंदर, यानी कि ये दर्पण का भाग नहीं होता है क्योंकि ये दर्पण पर नहीं है कि नहीं। हाँ, तो ये सी हो गया। अगला होता है त्रिज्या। त्रिज्या किसको बोलेंगे, क्या चीज त्रिज्या होगा इसमें, इसमें पोल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को पीसी, यानी कि पीसी क्या हो गया, दोनों में त्रिज्या हो गया। इसी को हम लोग आर से दिखाते हैं कि क्या, किस चीज से दिखाते हैं, आर से। और इसी पी और सी को मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस।
तो ये 3 डिफिनेशन यहाँ पे अपने को मिला। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या हुआ? सेंटर, मतलब कि मिरर, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को ही हम लोग दर्पण का केंद्र बोलते हैं। ठीक है। हाँ। अगला वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया बात? यहां तक कोई समस्या किसी को? बताओ लोग। नहीं। कोई समस्या तुमको प्रियंका? नहीं भैया। हाँ, और तुमको प्रिंस? ठीक है, हम्म। कोई डाउट नहीं है ना कहीं पर? नहीं। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि सारा डिफिनेशन देख लिया कि क्या क्या होता है डिफिनेशन। डिफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए और अपने शब्दों में उसको ब्रेक करके पढ़ना चाहिए और डिफिनेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेहनत करना है, किताब उठा के पढ़ना है। ये लगभग चीज़ें एनसीईआरटी से मिलती जुलती हैं। एनसीईआरटी किताब को उठा के पढ़ना है, उसको समझना है। जो उसमें का लाइन नहीं समझ में आएगा उसको तुम लोग भेज सकता है ग्रुप में कि मेरे को ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिख दिया गया है। उस पर हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे वो क्या लिख दिया गया है। खुद से पढ़ने का आदत डालना है। कोई किसी को हमेशा नहीं पढ़ा सकता है। बात समझ रहा है लोग ना? अपना पढ़ने का आदत विकसित करना है, उसके लिए कोशिश करना है। इधर उधर अपना काम जो है काम करना है, खेलना है, कूदना है, लेकिन उसके साथ में अपना पढ़ाई का आदत विकसित करना है, तभी जाके बात बन सकती है। क्योंकि कोई किसी के साथ हमेशा रहेगा नहीं, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, रहता नहीं है। हम हमेशा किसके साथ रहते हैं? अपने साथ। अपने साथ रहते हैं। तो किसको सुधारना होगा? अपने आप को। अपने आप को सुधारना होगा। कोई तुमको सुधारने दूसरा नहीं आएगा। ठीक है। खुद को सुधारना होगा क्योंकि खुद का काम है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि हम हमेशा खुद के साथ ही होते हैं। हमेशा दूसरा कोई कभी रहेगा नहीं रहेगा, चाहे वो कितना भी करीबी हो, इसलिए ध्यान रखना है। तो इसलिए पढ़ना है और क्यों पढ़ना है खुद सोचना है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए लोग। इस अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि सारा डिफिनेशन देख लिए लोग। क्या 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 डिफिनेशन देखे लोग? अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, पोल, सेंटर, रेडियस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, सबका डिफिनेशन हम लोग देख लिए। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें आ रही है हम लोग के सामने। तो यहाँ पे मैंने एक प्रमेय लिया है। इस प्रमेय को समझना जरूरी है। मे भी तुम लोगों ने मैथ में इस चीज़ को पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने को मिलेगा। 10th क्लास का ही प्रमेय है जो कि ब्रीथ चैप्टर से लिया गया है, थ्योरम है। इस थ्योरम को समझे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि अगर कोई सर्कल ले लिए, ये सर्कल हो गया, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी कि वृत्त का कोई बिंदु ले लेंगे। मान लेते हैं कि अपना ये बिंदु हो गया टी, और इस टी पर एक स्पर्श रेखा यानी कि एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे। इंग्लिश में इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं और हिंदी में स्पर्श रेखा। तो कोई सर्कल के किसी पॉइंट पर, एक चीज़ बताना लोग, सर्कल के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? टेंजेंट लाइन कितनी? एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? जल्दी। दो कैसे हो जाएगा? ऐसे घुमा के कट नहीं जाएगा। दो देखना, स्पर्श कट जाएगा, फिर लाइन कटने लगेगा। एक बिंदु पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनता है। वृत्त के किसी एक बिंदु पे 3 तरह का होती है चीजें। देखो ये वृत्त है, अगर वृत्त के अंदर बिंदु है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं बन सकता है।
वृत्त पर बिंदु रहेगा तो एक स्पर्श रेखा बनेगा, और वृत्त के बाहर अगर बिंदु रहेगा तो वहां से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। 3 चीजें होती हैं। वृत्त के अंदर बिंदु, कोई टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा नहीं बन सकता है। अगर बनाए कोई भी लाइन बनाने की कोशिश करेंगे अंदर वाला से, वृत्त को काट देगा, कोई स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। अगर वृत्त पर बिंदु रहेगा तो एक स्पर्श रेखा बन जाएगा, और वृत्त के बाहर अगर बिंदु रहेगा तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं बन सकती है। समझ में आ गया? पढ़ेंगे लोग इसको जब आएगा तो, वृत्त का चैप्टर। अभी हमारे पास क्या था कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा बन सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो मैंने यहाँ पे एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा बना दिया। मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा का नाम है एल, जिस बिंदु पे बनाया उस बिंदु का नाम था टी। ठीक है, यहाँ पे इस वृत्त का एक सेंटर भी होगा ना सी। तो ये चीज समझ में आ गया ना, एक बिंदु पे एक टेंजेंट लाइन, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर्कल के किसी एक बिंदु पर एक टेंजेंट लाइन खींच दिए, और साथ में जो टेंजेंट बिंदु है और सी को अगर मिला दिए, तो प्रमेय ये कहना चाहता है कि सीधा से नहीं बना, प्रमेय ये कहना चाहता है कि ये जो कोण बना वो कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री। ठीक है, क्यों बनेगा उसका प्रूफ भी दिया गया है। समझ में आएगा तो देखना लोग, नहीं तो जब चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रमेय बोल रहा था कि जो टेंजेंट लाइन है और जो स्पर्श बिंदु और सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, यानी कि जो टचिंग पॉइंट है और सेंटर को मिलाने वाली लाइन और जो टेंजेंट लाइन, दोनों लाइन के बीच में कितना का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये हम लोग क्यों पढ़ें, ये हम लोग इसलिए पढ़ें, ऐसे नहीं कि फालतू के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में इसका उपयोग है। क्या उपयोग है ये देखना लोग। हम लोग समतल दर्पण जब पढ़ते थे या जब पढ़े थे अभी, तो समतल दर्पण में लंब डालना तो आसान रहता था कि ऐसे सीधा खींच दिए, ये लंब हो गया, इधर से लाइट आई, इधर से ऐसा गया, है कि नहीं। लेकिन कोई बोल देगा तुमको कि अभी जो तुम गोलीय दर्पण पढ़ने वाले हो इसमें तुम बताओ लंब कैसे डालोगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लंब डालने के लिए, कुछ नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ही क्या है, अगर हम जो यहाँ पे कोई भी लाइन खींचेंगे ना तो एक प्रकार से क्या है, इस पे लंब ही है। सेंटर से जाने वाली प्रत्येक लाइन क्या होती है, वृत्त पर लंब ही होगी ना, क्योंकि लंब का जरूरत पड़ेगा दोबारा, क्योंकि हमको फिर से आपतन कोण और परिवर्तन कोण का बात करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब हम आपतन कोण परिवर्तन कोण का बात करेंगे तो लंब का बात किए बिना काम हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि आपतन कोण जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो होता ही क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। तो हमको नॉर्मल का तो बात करना ही पड़ेगा, तो उसी नॉर्मल को समझने के लिए ये प्रमेय था मैथ का, जो कि बोल रहा है कि नॉर्मल क्या होता है, वृत्त के या सर्कल के सेंटर से तुम कहीं भी लाइन मिला दोगे सरकमफेरेंस पर, तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार से परिधि पर मिला देंगे तो लंब ही रहेगा। समझ में आया ना, कोई इसमें डाउट बोलो लोग। ठीक है, डाउट नहीं है तो ठीक है, चलते हैं लोग और देखते हैं लोग, और यहाँ पे शुरू करते हैं लोग। मुख्य फोकस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना यहाँ पे वो आ रहा है अब मुख्य फोकस, कि मुख्य फोकस क्या होता है, कैसे बनता है मुख्य फोकस, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, यानी कि फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। देखना लोग यहाँ पे अपने को घर में सबसे सिंपल चीज़ क्या हो जिसमें हमको अवतल दर्पण के रूप में हम लोग उसको समझ सकते हैं, क्या वस्तु है वह, सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट। सोलर प्लेट अवतल दर्पण होता है, इसमें एब्जॉर्ब करते हैं ना, चम्मच हो सकता है, चम्मच हो सकता है, सोलर प्लेट नहीं, सोलर प्लेट तो प्लेन होता है, प्लेन में मतलब गोला कहाँ से आएगा, सोलर प्लेट नहीं होगा, चम्मच होगा। चम्मच का भी वो वाला हिस्सा जिसमें कि हम लोग खाना उठा के खाते हैं, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला हिस्सा। चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा है वो अवतल दर्पण का काम कर सकता है। ठीक है,
ठीक है, इसको समझते हैं लोग यहाँ पे। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं और परावर्तित किरण की मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिल रही हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो क्या होता है, हम जब अवतल दर्पण किसी चीज़ को लेंगे, एक अवतल दर्पण को लेंगे, तो जब अनंत से इस पे लाइट आता है, अनंत से क्या होता है, लाइट आता है, तो यह देखा जाता है कि सारा लाइट एक बिंदु पे आके मिलती है, एक ही बिंदु पे आके मिलती है। ठीक है, सारा जो समानांतर किरण है, जो समानांतर जो पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, वो सब इस पे टकराने के बाद कहाँ पे मिल रही है, एक ही बिंदु पे मिलती है। ठीक है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, इसको ध्यान से समझना लोग फिर से। क्योंकि समझेंगे नहीं लोग तो समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान से देखना लोग। मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइट आया, आया ना, इसका ये सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र इसको मान सकते हैं ना। दर्पण है, दर्पण किसी गोला का हिस्सा है, तो उस गोला का केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर, तो सेंटर हो गया। हमको ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे तो हो गया, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण ये हो गया। हमको परावर्तित किरण बनाना है, लेकिन परावर्तित किरण कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले नॉर्मल होना चाहिए, लंब। तो लंब कैसे डालेंगे यहाँ पे, वही चीज़ के लिए पढ़े थे लोग ऊपर कपर में। ये अपना लंब हो गया, जो सी से कहाँ पे जाएगा, आपतन बिंदु पे। ये आपतन बिंदु था, मान लेते हैं कि डी नाम था इसका, तो डी पे इंसिडेंट रे हुआ था, वहाँ पे ये किस चीज़ का काम कर दिया, लंब का। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एम था अपना, ये बिंदु को एम बोल देते हैं, ये डी हो गया। अब यहाँ से लाइट क्या होगा, फिर से वापस परावर्तित होगा, होगा ना, टकराएगा, टकरा के ये एक बिंदु पे आ गया वापस, इसको मान लेते हैं एफ हो गया। यही एफ होता है, जब समानांतर किरण मुख्य अक्ष दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पे कट किया वही क्या हो गया, एफ हो गया। और सारा समानांतर किरण आके टकराने के बाद यहीं पर आएगी। मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इसमें इंसिडेंट एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल का नाम बताओ। हिंदी में बोलिए। एंगल आई, आपतन कोण, आपतन कोण का नाम बताना है, एंगल आई नहीं, इसमें से बताना है एबीसीडी के रूप में। आपतन कोण या एंगल, इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण। एंगल एमडीसी, एमडीसी जो बना वो क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बना था, और परिवर्तन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डी सी, एफडीसी। ये परिवर्तन कोण हो जाएगा। तो मान लेते हैं किसी ने बोल दिया, किसी ने आके एग्जाम में ही आके उन्होंने बोला कि ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, एफ डी सी 30 डिग्री डिग्री। का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। बराबर। ठीक है, तो जो सारा अब पैरेलल लाइन होगा ये यहीं पे आके गिरेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फिगर समझ में आना चाहिए और अपने से खींचते आना चाहिए, तभी जाके। जब तक से ये फिगर खींचने नहीं आएगा तब तक से आगे जो और बड़ा बड़ा फिगर आएगा ना बनाने के लिए, वो नहीं बना पाएगा, और नहीं फिगर बना पाएगा तो समझ भी नहीं पाएगा लोग। तो इसलिए मैंने फिगर को बार बार बना रहा हूँ, साफ साफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फिगर पहले से दिया गया है, फिर भी मैं खींच खींच के बता रहा हूँ, क्यों, ताकि तुम लोग को हाथ से करते दिखते आए कि ये है। अगर मान लेते हैं तुम लोगों से यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट लाइन खींचूंगा, स्पर्श रेखा, और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ए और बी। अब मैं तुम लोगों से एंगल पूछूंगा,
एंगल बी सी डी का मान, बी डी और सी का मान बताओ कितना होगा। कितना होगा बी डी सी का मान। वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है। 7 डिग्री। 60 डिग्री क्यों होगा। अभी यहाँ पे हम लोग पिछला वाला में क्या पढ़े थे लोग कि जब भी कोई स्पर्श रेखा होती है और उस पर कोई सेंटर से मिला देते हैं तो 90 डिग्री बनता है। तो ए बी स्पर्श रेखा हो गई और उस पर ये सी यानी कि सेंटर से लाइन गया है लाल वाला, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा। 90। 90 डिग्री का बनेगा। समझ में आया। तो ये ऊपर वाला प्रमेय से है, इसीलिए ये प्रमेय पढ़ाया था। उसी प्रकार से कोई ये भी पूछ सकता है एंगल ए डी सी का मान बताओ। वो भी क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा, है कि नहीं। सिंपल सा चीज है। तो ये इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाए हैं। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि देखो नॉर्मल जो समतल दर्पण था, समतल दर्पण में समझना आसान था। क्या चीज़ समझना आसान था कि ये है अपना आपतन आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आई हो गया, ये आर हो गया। कोई लफड़ा नहीं ज़िंदगी में, एकदम शॉर्टेड सिंपल। लेकिन जब बात आती है गोलीय दर्पण की तो उसमें हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। कौन सा आपतन, किसका आपतन, कहाँ से आपतन, कुछ पता नहीं चलता है। तो उसको समझ में आने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे भी आपतन कोण है, यहाँ पे भी परावर्तन कोण है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन कैसे, उसके लिए दिखना चाहिए। सबसे पहले तीनों किरण दिखना चाहिए, स्पर्श रेखा दिखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग लंब का बात करेंगे, नॉर्मल का बात करेंगे, तो उससे पहले हमको स्पर्श रेखा की बात करनी होगी। समतल दर्पण में इसलिए बात नहीं करना पड़ता था क्योंकि इसमें एक ही लाइन है और क्या कुछ नहीं। लेकिन जब दर्पण की बात हो रही है, गोलीय दर्पण की बात हो रही है, तो उसमें हर बिंदु पे अपना स्पर्श रेखा बनेगा। तो इसलिए हर बिंदु पे अलग अलग लंब बनेगा, है ना। बात समझा लोग। हाँ। हाँ, तो इस चीज़ को देखना और समझना लोग। इसमें डाउट होगा तो मेरे को बताना लोग कि नहीं ये चीज़ ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है, चाहे जो भी होगा तो ठीक है। तो ये हो गया अपना फोकस। इसमें क्या होता है ऐसे ही कि जितना भी अनंत से अब लाइट आएगा ना, जितना भी अनंत से कोई भी लाइट आ जाए फर्क नहीं पड़ता है, सब इसी नियम को फॉलो करेगा, आई बराबर आर, और इसी पे टपकेगा। ठीक है, इसी पे टपकेगा सब, एफ पे ही। ठीक है, तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एफ। इसका संबंध के बारे में भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन जस्ट अभी हम एग्जाम्पल के लिए बताया कि सारा जो अनंत से लाइट आती है वो एक ही बिंदु पे टकराने के बाद केंद्रित हो जाती है। यहाँ पे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अब हम लोग देखना चाहते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ लगभग होता है। ये अपने पास दर्पण हो गया, यहाँ पे भी लाइट आएगी। यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये P है और ये C है, दोनों को मिला के बना हुआ है, मुख्य अक्ष हो गया। इस पे भी कहीं ना कहीं से लाइट आएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि येलो से कर देते हैं। ये लाइट आ रही है यहाँ पर कहीं से, अनंत से एक समानांतर लाइट आया, और ये समानांतर लाइट क्या होगा, यहाँ से परावर्तित होगा ना टकरा के। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, सबसे पहले इस पे लंब डालना चाहेंगे कि इस बिंदु पे लंब कैसे डालें। मान लेते हैं कि ये बिंदु अपना M है, नाम इसका क्या देते हैं हम लोग यहाँ पे M, कि जिस बिंदु पे लाइट आई है वो M है, तो वहाँ पे अपने को लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लंब डालने के लिए जो बिंदु है उसी बिंदु को C से क्या कर देंगे, मिला देंगे, वो अपना लंब हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि बिना लंब के तो तुम ना आपतन कोण का बात कर सकता है ना परिवर्तन कोण का। अगर लंब ही नहीं है तो मतलब कि खत्म कहानी किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले लंब को जानना जरूरी है,
किधर लंब, कैसे बनेगा लंब, तो ये लंब हो गया। अब इसमें हमको दिख गया कि लंब और एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, उसी के बीच के एंगल को हम लोग आपतित एंगल बोलते हैं, यानी कि ये आई हो गया ना। अब ये मारेगा रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट कैसे मारेगा भाई, तो अपने को पता है कि ऐसे रिफ्लेक्ट मारेगा, यहीं से ऐसे मार देगा, और ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे वो किसके बराबर हो जाएगा, आई के। आई के बराबर ही यहाँ पे आर बन जाएगा। और जब हम लोग इसको पीछे खींचेंगे तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं एक बिंदु से आ रहा है ना, हाँ और वही इसका फोकस बन जाएगा। तो जितना भी हाँ, लाइट इस पे आएगा सब इसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा। सब जितना ये पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो हमको ऐसा लगेगा उत्तल दर्पण देखने पे कि सब एक बिंदु से निकल के आ रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। तो दोनों चीज़ हम लोग देख लिए, दोनों के अंतर को देखते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस जो रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है, जो परावर्तक सतह होता है, उसके सामने होता है ना। उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो जो रिफ्रैक्टिव सरफेस, जो परावर्तक सतह है, उसके पीछे होता है, सामने नहीं है ना। नहीं। उत्तल दर्पण में सी और एफ दोनों दर्पण के पीछे होता है, और अवतल दर्पण में सी और एफ दोनों दर्पण के सामने होता है कि नहीं। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो बताओ लोग मेरे को, अगर इसमें कि नहीं ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बता सकता है लोग। समझ में आ रहा है प्रियंका? हाँ भैया, लंब क्या बोल रही है? आवाज कट गया। तुमको प्रिंस? नहीं। ठीक है। और तुमको रिशु? अवतल दर्पण में सामने कैसे बन जाएगा, क्या समझाइए। अवतल दर्पण में सामने सामने ये सी और एफ है ना। ये यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ये लेते हैं, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, ये एफ जो है और जो सी है, ये इसके इधर जिधर जिधर लाइट रे है, जो अवास्तविक लाइट है, उधर ही काम कर रहा है ना। हाँ, इसलिए हम इसको सामने बोले हैं। समझ में आ गया। हाँ, और वही उत्तल दर्पण में क्या था, उत्तल दर्पण में ये जो सी और ये जो एफ है, ये दर्पण के पीछे है, इसलिए इसको पीछे बोला गया। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों कैसा है, आभासी के वास्तविक, आभासी है। आभासी है, वर्चुअल है, ठीक है। और जबकि ये उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर में जो था, ये दोनों क्या है, रियल है, वास्तविक। हाँ। ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ गया लोग, तो अगला पे चलते हैं। ये थोड़ा सा R बराबर 2F तुम लोग को प्रूफ करने को नहीं आएगा, और प्रूफ थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका। तो अभी इसका प्रूफ हम लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि कैसे ये प्रूफ होता है कि R 2F के बराबर हो जाता है। बस जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा रहा हूँ, उसको याद रखना है। इसका प्रूफ आता है 12th क्लास में। जब 12th क्लास में विज्ञान पढ़ोगे लोग, तो उसमें तुम लोग को इसका प्रूफ दिखेगा कि R बराबर 2F कैसे होता है, ठीक है। अभी भी है। अभी भी है? हो गया है। ठीक है, चलो, तो हो गया है तो हम लोग भी देखा जाएगा। फिर अगर जरूरत पड़ेगा ना तो R बराबर 2F को पढ़ा जाएगा कि R बराबर 2F कैसे प्रूफ होता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है गोलीय होता है, ये हम लोग को पता है। इसको देखो, R बराबर 2F कब होता है, हमेशा होता है क्या R बराबर 2F? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा तुम लोगों से, क्या R बराबर 2F हमेशा होता है? हाँ। क्या बोलता है प्रिंस, हमेशा होता है? नहीं मालूम है। तुमको प्रियंका? हमेशा होता है। हमेशा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखना है, पढ़ भी सकता है अपनी किताब में। R बराबर 2F सिर्फ उसी के लिए होता है जिसमें दर्पण जो है बहुत छोटा हो। दर्पण बहुत छोटा हो यानी कि बहुत बड़े गोला का हिस्सा हो, समझ रहा है बात। दर्पण जो होना चाहिए ना, बहुत बड़ा गोला का छोटा सा हिस्सा होना चाहिए, तभी जाके R बराबर 2F हो सकता है। छोटे गोला का हिस्सा हुआ तो नहीं बनेगा।
नहीं, उस केस में आर बराबर 2f फिर नहीं हो पाता है, उसमें दिक्कत हो जाता है। देखो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे इस लाइन को पढ़ो। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका वक्रता त्रिज्या जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। द्वारक का मतलब होता है एपर्चर इंग्लिश में, यानी कि जो उसका जो ये लाइन है ना, ये लाइन ये वक्रता त्रिज्या से यानी कि आर से क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि एल लेस देन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो जो लंबाई है ना, दोनों में, क्या उत्तल और अवतल में दोनों में तो आर बराबर 2f का प्रयोग होता है। नहीं, उसमें दोनों में होगा। ये दोनों चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मैं एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये उत्तर के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, अवतल के लिए भी बोल रहा हूँ, कॉनकेव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी। ये सिर्फ चीज़ आर बराबर 2f सिर्फ उसी के लिए होता है जिस केस में एल जो है छोटा छोटा क्या होता है, आर से। नहीं तो आर बराबर 2f प्रूफ नहीं कर पाएगा। तुम लोग अपना कॉपी खोल के देखना और मेरे को भेजना, तुम लोग प्रूफ करके, फिर उस पर कल बात करेंगे, ठीक है। कि आर बराबर 2f के लिए तुमको जब प्रूफ कराया गया होगा ना, तो उसमें कंडीशन लिखा गया होगा, जब ये छोटा होगा तो हम इसको ऐसा मान लेंगे, नहीं तो प्रूफ ही नहीं होगा आर बराबर 2f, ठीक है। देखना पड़ेगा। हाँ, उसको देखना लोग और मेरे को उसका होमवर्क बना के भेजना, कैसे प्रूफ किया है लोग। अगर प्रूफ कराया गया है तो, नहीं कराया गया है तो छोड़ सकता है लोग उसको। ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा हो। यानी कि जो द्वारक है, जो एपर्चर है, जिस पे लाइट पड़ रहा है जितना दर्पण पे, वो आर से बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक था। कल इसके आगे पढ़ेंगे लोग कि और किरण आरेख हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं लोग, ठीक है ना। गोलीय दर्पण का एकदम जो मेन चीज़ है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का मेन चीज़ चालू हो जाएगा कि लाइट अलग अलग स्थिति में कैसे कैसे आती है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है, एकदम सबसे मूलभूत चीज़, वो ये है जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया कि कैसे आर और एफ काम कर रहा है, कहाँ पे अलग अलग स्थिति में अलग अलग तुमसे काम कराया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं तुमसे पूछना चाहूँगा फिर से, मान लेते हैं ये एक दर्पण है अपने पास, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पे यहीं से सीधे लाइट आ गया इसके पी पर, इसका इंसिडेंस एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। 90 डिग्री। जीरो। जीरो होगा ना, पिछले जैसा जीरो है इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे भी लंब जब डालेंगे हम लोग, जब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, जब लंब डालेंगे लोग तो यही तो यहाँ पे नॉर्मल भी होगा ना, सेम लाइन नॉर्मल भी होगा और सेम लाइन ये भी है, इसीलिए ये क्या है, 0 डिग्री ही बनेगा यहाँ पर भी। समझ में आया बात, 90 डिग्री है। क्या 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री, ये लाइट है यहाँ से ऐसे आता और ऐसे जाता, तो यहाँ पे कुछ आई रहता और ये कुछ आ रहता। मैंने क्या किया, धीरे धीरे आई को इधर ला दिया, तभी तो इमेज ऐसा बना था ना। स्पर्श से आप लंब डाले ना। और स्पर्श रेखा पर लंब डाले हैं तो ये वाला एंगल ना 90 डिग्री हुआ, सी से जो गया हुआ है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, आपतन कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। आपतन कोण लंब और इंसिडेंस रे यानी कि आपतित किरण के बीच का कोण होता है। तो ये तो जब हैं, इंडिया में बोलते तो आ जाता था, हिंदी बोलिए सब जगह में। हाँ तो मैं समझ रहा था थोड़ा सा समस्या होगी जब टर्म का मैं यूज करूंगा, तो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है लोग कि इंग्लिश में या फिर किसी भी, तो उसको पूछ सकता है लोग, मैं उसको कन्वर्ट करके बता दूंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा याद कर लेना लोग, धीरे 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 धीरे, इतना मतलब कोई मुश्किल नहीं रहता है जो भी टर्म है। प्रियंका तुम भी उसको हिंदी में थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना और तुम लोग उसको इंग्लिश में कनेक्ट करने का कोशिश करना, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहता है, ठीक है ना, आसान चीज़ रहता है। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे आई और आर का निकालते आना चाहिए अपने को एंगल, तो इसमें से ये सही रहता है। और कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग बताओ यहाँ पर, कोई डाउट है? बोलो। नहीं। नहीं,
इसको इसको प्रूफ करने का दिखा देते हैं ताकि पता चल जाएगा ये कैसे प्रूफ होता है कि यही लंब होगा। एक चीज़ तुम लोग को पता है, पढ़ा होगा लोग, यहाँ पर इस बिंदु से मान लेते हैं ए बिंदु है और एम एन लाइन है, जो सबसे छोटी लाइन होगा वही इस पे क्या होगा, लंब होगा, पता है ना। इस लाइन एम एन लाइन और इस बिंदु को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा को ही क्या बोलेंगे, इस पे लंब बनेगा, पता है कि नहीं। इससे बड़ी तुम कुछ भी अगर बिंदु पे मिलाता है कहीं और बिंदु पे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा ना, दिख रहा है। हाँ। हाँ, तो इसलिए जो सबसे छोटा होता है वही लंब हो जाता है। तो वही यहाँ पे देखो, यही इसी से इसका प्रूफ हो जाता है कि जब वृत्त में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ये वाला चीज़, वृत्त में ओपी सबसे छोटा है, अगर थोड़ा सा भी कोई बड़ा लाइन लेंगे यहाँ पे क्यू, तो ओ क्यू बड़ा तो होगा, तो बड़ा होगा तो वो वृत्त से बाहर भी हो जाएगा, तो वो स्पर्श बिंदु भी नहीं होगा। तो सबसे छोटा ही है ओपी, जो सबसे छोटा ही है, तो जब सबसे छोटा है तो वही क्या हो जाएगा, उसका लंब भी हो जाएगा, नॉर्मल। समझ में आया बात, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, तो ये है इसका प्रूफ। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है जो मैंने बताया अभी कि चूंकि सबसे छोटा है इसलिए वो लंब है, नहीं तो लंब नहीं होता। समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा लंबी होती है ना। तो सबसे छोटी भुजा लंब ऐसा कैसे बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज में, बता देते हैं, अभी देख लो इस चीज़ को। कोई ऐसे ही कोई डाउट होता है तो डिस्कस कर सकता है, दिमाग में जो भी चल रहा है ना उससे बात कर सकता है, जरूरी नहीं है लंब। देखो समकोण त्रिभुज में दोनों लंब का काम कर सकता है, ये भी लंब का काम कर सकता है, ये भी लंब का काम कर सकता है, कौन को छोड़ के। तो वो मतलब कि फिक्स नहीं रहता है कि कौन लंब का काम कर रहा है, तो इसमें से कौन छोटा होगा ये भी फिक्स नहीं है। बात समझ में आया। हाँ। हाँ, तो कर्ण का पता रहता है कि ठीक है 90 डिग्री के जो सामने है वो कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, लेकिन कौन लंब होगा और कौन लंब नहीं होगा ये फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कोई एंगल ले लेते हैं, मान लिया कि ये एंगल ले लिए तो बोल देते हैं कि इसके सामने वाला लंब होगा। अगर ये वाला एंगल ले लेते हैं तो बोल देते हैं कि इसके ये सामने वाला लंब होगा। तो जो एंगल लेते हैं ना उसके सामने वाला को फिर हम लोग लंब बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ कि कौन लंब है, वो एंगल लेने पर डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ रही है। हाँ। हाँ, एक चीज़ तुम लोग से पहले ही पूछे थे, फिर से एक बार पूछ रहा हूँ। एक मैं कोण बना रहा हूँ, ये कोण है ए, ये कोण है बी, तुम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा संबंध सही है। पहला ऑप्शन स्मॉल है, ए बराबर बी है, ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, क्या सही होगा तीनों में से। ए बराबर बी। तुम बताओ प्रिंस। ए बराबर बी। तुम प्रियंका। मैंने सुना ही नहीं। ये क्वेश्चन है कि इसमें दो को कोण बनाया गया है, एक ए और एक बी, ये ब्लैक वाला। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें ए बराबर होगा बी के, कि ए बड़ा होगा बी से, कि ए छोटा होगा बी से। दो एंगल है यहाँ पे। भैया स्क्रीन नहीं दिख रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक है, मतलब कि ये बराबर है, यूट्यूब पे देख लेना तुम जब डालेंगे तो। इसमें क्या है कि ए बराबर जो है बी के बराबर है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा बी बड़ा खींच दिए ना तो एंगल भी बड़ा हो गया। एंगल को ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं ना। नहीं। हाँ, एंगल क्या होता है, दो लाइंस के बीच का झुकाव होता है। तो चाहे हम ए बोले चाहे हम बी बोले, दोनों के बीच का जो झुकाव है वो क्या है, फिक्स है ना। हाँ, तो फिक्स है तो एंगल भी सेम होगा दोनों के लिए। तो किसी किसी से पूछ देते तो ऐसे ही बोल देता है लोग बी बड़ा है, क्योंकि बी बड़ा दिख रहा है, दिखने से नहीं, इसलिए समझ में आना चाहिए चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं लोग।